हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम संकुल टीचर न्याय पंचायत देवी पाटन आप सभी का वेलकम करती हूँ। टीचिंग प्लान को लेके बहुत कन्फ्यूज़न है, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं। तो मैंने एक कोशिश की है, आप लोग बहुत इंतज़ार किया, आप लोगों ने टाइम नहीं निकल पा रहा था और जितना रीड करो उतना ही कम पड़ जाता है। रोज़ तो आए दिन संशोधन होते रहते हैं, तो जो भी मुझे समझ में आया मैंने एक कोशिश की है और एक ऐसा लेसन प्लान बनाने की कोशिश की है कि इसको आप रेमेडियल में भी यूज़ कर सकते हो और फाउंडेशनल लर्निंग में भी कर सकते हो। तो हम इसको कह सकते हैं रेमेडियल कम फाउंडेशनल लर्निंग टीचिंग प्लान। तो आइए देखते हैं कैसा बना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और पीडीएफ तभी मिलेगी जब इसको आप अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जी फ्रेंड्स, ये देखिए रेमेडियल कम फाउंडेशनल टीचिंग प्लान ना, डेवलप्ड बाय संकुल टीचर कुसुम कुमारी। और मेरा स्कूल जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कंपोजिट स्कूल कन्या तुलसीपुर है। थोड़ा सा मोबाइल को अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए चलो फ्रेंड्स, ये टीचिंग प्लान मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। तो ये पार्ट फर्स्ट है और क्योंकि ये रेमेडियल पे ज़्यादा बेस्ड है, इसलिए इसमें मैंने शिक्षण लक्ष्य को पहले रखा है। शिक्षण लक्ष्य यानी कि आपका जो भी टीचिंग गोल है वो है, तो वो क्या है, सभी बच्चों में समझकर मौखिक अनुक्रिया देने का कौशल विकसित करना। और इससे पहले आगे बढ़ूँ, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पर क्लास मेंशन करना छूट गया था और क्लास को लेके कन्फ्यूज़न था। ये रेमेडियल है तो आप 1 2 3 इसको चलाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं ये नहीं लिख सकती थी कि ये क्लास 1 के लिए है या 2 के लिए या 3 के लिए, क्योंकि रेमेडियल में आपको पता है कि हम फोकस क्लास पे ही काम करने वाले हैं। इसलिए क्योंकि ये लर्निंग आउटकम बेस्ड टीचिंग प्लान होता है, इसलिए ये क्लास को मैंने रेंज में रखा है कि अगर क्लास 3 की मैं क्लास टीचर हूँ, मैं 3 की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें 2 और 1 के भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं या उस लर्निंग आउटकम पे भी मुझे काम करना हो सकता है। इसलिए ये 1 2 3 है। शिक्षण लक्ष्य मैंने पढ़ दिया है, सभी बच्चों में समझकर मौखिक अनुक्रिया देने का कौशल विकसित करना। अधिगम प्रतिफल यानी आपका एलओ क्या है वो आप मेंशन करेंगे और उसका कोड भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असेसमेंट पेपर के बाद आप कौन से लर्निंग आउटकम्स को आपने चयन किया है जिसमें आपके बच्चे फेल हुए हैं या आंशिक सक्सेसफुल हुए हैं वो, तो इसलिए यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है। और ये मैंने क्या लिया है 104, खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं। अब विषय क्या है, हिंदी है। पाठ्य पुस्तक पाठ 1 मेरा देश सलोना देश। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले बोला गया कि केवल एलओस पे टीचिंग प्लान होगा और अब यहाँ पे मैम ने पाठ्य पुस्तक और पाठ का नाम मेंशन कर दिया है। तो ये नया संशोधन हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम केवल प्रेरणा सूची से लर्निंग आउटकम्स लेंगे, लेकिन जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग हम लेसन को कनेक्ट करते हुए ही, मतलब लेसन को कनेक्ट करना है, लेसन पे नहीं बनाना है, लेसन को हम कनेक्ट केवल कर रहे हैं। यानी आप जो भी एक्टिविटी ले रहे हैं, कुछ भी करने के लिए ले रहे हैं, तो आप एज एन एग्जाम्पल अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप लेसन को ही लीजिए। इसलिए यहाँ पर मैंने पार्ट 1 लिया है मेरा देश सलोना देश। संसाधन हमने क्या, सॉरी, कार्यपुस्तिका उनके फॉर्मेट में है लेकिन हमें तो मिली ही नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है और स्वनिर्मित वर्कशीट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। संसाधन क्या होंगे, आप इसको टीएलएम भी कह सकते हैं, पाठ्य पुस्तक है और मोबाइल पे दीक्षा ऐप हम यूज़ करने वाले हैं। डिजिटल टेक्निक भी हम यूज़ कर सकते हैं। चयनित शिक्षण तकनीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कौन सी शिक्षण तकनीक यूज़ कर रहे हैं और ये आपको कहाँ मिलेगा,
ध्यानाकर्षण वाले मॉड्यूल में मिलेगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैंने कौन सी तकनीक इस एलओ के लिए, जो कि था खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 और 6 टेक्निक को चूज़ किया है, जो कि है संसाधनों से पूर्ण कक्षा व प्रश्न पूछना। आवश्यक पूर्व ज्ञान क्या है, हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए, चाहे हम रेमेडियल कर रहे हो, चाहे हम जनरल टीचिंग कर रहे हो, चाहे फाउंडेशनल। बच्चे स्वयं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं एवं अपने परिवेश की भी थोड़ी बहुत समझ रखते हैं। नए शब्द, जो भी नए शब्द आएंगे इस एक्टिविटी को या इस लर्निंग आउटकम में प्रोसीजर को आगे बढ़ाने में, उनको हमें यहाँ मेंशन करना होगा। और अगर आप सोशल साइंस या कुछ और ईवीएस वगैरह पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे नए शब्द की जगह आप नए पारिभाषिक भी हो सकते हैं या टेक्निकल टर्म्स भी आप लिख सकते हो, या कोई नया कॉन्सेप्ट है तो उसको भी लिख सकते हो। ये आप बिल्कुल फ्री हो यहाँ पे। सामान्य भूल क्या है कि बच्चे क्या भूल कर देते हैं, तो बच्चे अक्सर बोलते वक्त सोचते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए, अतः मौन साध लेते हैं अथवा उंगलियां ऐंठने लगते हैं। हमारे बच्चे जानते तो हैं, लेकिन वो अक्सर जो है इसी दुविधा में रहते हैं, यही उनकी सामान्य भूल होती है। अब है चयनित शिक्षण गतिविधि। चयनित शिक्षण गतिविधि, फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है मैं, हम, तुम, सब, तुम करो। ठीक है, ये एक लर्निंग साइकिल है, यानी कि हम जो भी एक्टिविटी लें लेकिन उसका जो क्रियान्वयन करें वो हम इस तरीके से करें कि पहले मैं का मतलब यहाँ पे टीचर से है कि पहले टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं, उसके बाद टीचर और बच्चे दोनों लोग करते हैं, फिर टीचर सारे बच्चों को ग्रुप में बैठाती हैं, सारे बच्चे एक साथ करते हैं, उसके बाद आता है तुम करो, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि तब आप बच्चों को मौका देते हैं कि वो काम करें। ठीक है, तो ये वाला जो ये है मैं, इसका टाइमिंग को 40 मिनट का पीरियड है, तो आप ध्यान रखेंगे कि 5 से 10 मिनट से ज़्यादा ना हो। ठीक है, और ये हम जो है, हम भी आपका 2-4-5 मिनट से ज़्यादा ना हो, और तुम सब जो है ये आपका हो सकता है 15 से 20 मिनट, और उसके बाद तुम करो है ये भी आपका आ जाएगा 5 से 10 मिनट। तो अरेंज कर लीजिएगा, बस ध्यान ये रखना है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो 20 से 25 मिनट रहे, और आपका इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ 10 मिनट से ज़्यादा ना हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो शिक्षण गतिविधि का चयन किया है, ये देखिए क्रम संख्या डाल दी गई है, ये है 16, और ये कहाँ से मिलेगा आपको, आधारशिला से मिलेगा। अगर आप शिक्षण तकनीक चयन करने जा रहे हैं तो आप ध्यानाकर्षण उठा लीजिए, और आपको गतिविधि चूज़ करनी है तो आप आधारशिला उठा लीजिए। नेक्स्ट आता है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया में आप क्या करेंगे, देखिए शिक्षण प्रक्रिया जो है वो हमारी इरैक पर बेस्ड होती है, और इसी के साथ हमें काम करना चाहिए बेटर रिजल्ट के लिए। तो इसमें देखिए क्रम संख्या है, स्तर है, गतिविधि का क्रियान्वयन है, समय है, और बैठक व्यवस्था है। तो सबसे पहला है इसमें एक्सपीरियंस, यानी अनुभव। तो अनुभव का यहाँ पे क्या मतलब है, जिस तरीके से आप लेसन प्लान में लिखते हैं प्रस्तावना, है ना, इंट्रोडक्टरी जो स्किल होती है आपकी, वो कहीं ना कहीं इससे ही कनेक्ट है ये वाला कॉलम। तो इसमें आपको क्या करना है कि बच्चों को आपको अनुभव करने का मौका देना है, यानी कि बच्चे जो हैं जो भी कंटेंट आप उन्हें देने जा रहे हो, पहले उनके पूर्व ज्ञान को उस कंटेंट से आप रिलेट करने का उन्हें मौका दो, सोचने का मौका दो, महसूस करने का मौका दो। और इसके लिए आपके पास 8 से 10 मिनट का समय होगा। और आप बैठक व्यवस्था कैसे लोगे, तो आप पूरी कक्षा ले सकते हो, आधी कक्षा ले सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो ये देखिए इसमें मैंने लिखा हम इस गतिविधि के लिए बच्चों को ग्लोब दिखाएंगे व उनके अनुभव को शामिल करने के लिए उनसे पूछेंगे कि ये क्या है। इसमें देखिए जो पाठ है वो मैंने क्या लिया है, मेरा देश सलोना देश, उसी के रिगार्डिंग ये गतिविधि मैंने लिखी है कि हम उन्हें ग्लोब दिखाएंगे और उनके अनुभव को शामिल करने के लिए उनसे पूछेंगे कि ये क्या है, क्या भारत का नक्शा तुम देख पा रहे हो, बहुत सारे राज्य मिलकर भारत की शोभा को बढ़ाते हैं, क्या आपको लगता है भारत सच में प्यारा है, किस किस को भारत से प्यार है। हम सब बच्चों के अनुभव को संकलित करने का प्रयास करेंगे।
उसके बाद आता है चिंतन। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने जो अनुभव किया उसको आप तुरंत मतलब आप उसका निर्णय उनको सुना दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चों को उसके ऊपर चिंतन करने का अवसर देना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, बच्चों के पूर्व अनुभव को गति देने हेतु हम उन्हें कुछ प्रश्न देंगे जिसपे कि वो विचार विमर्श करेंगे। अपनी आप इस प्रक्रिया को भी आप ग्रुप में करा सकते हो या पूरी कक्षा को एक साथ करा सकते हो। तो इसमें देखिए, इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, इन स्थानों में से आप कहाँ कहाँ गए हैं, इनमें से कौन दर्शनीय स्थल लग रहे हैं। तो ये चिंतन के विषय हो गए। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मत करिएगा, ये आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मत लीजिएगा। अनुप्रयोग। अब आता है थर्ड एप्लीकेशन, यानी इसमें हमें बच्चों के ज्ञान को स्थायित्व अगर देना है, उनको हमें व्यवहार से उनके जोड़ना पड़ेगा, इसलिए ये वाली जो स्किल होती है बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम उनके चिंतन को एक सुखद प्रतिफल में परिवर्तित करने के लिए कुछ और प्रश्न करेंगे। इसमें मैंने प्रश्नों का सहारा इसलिए लिया है क्योंकि मैंने टेक्निक ही चुनी थी प्रश्न पूछना, और क्योंकि ये वर्बल स्किल पे मैं काम कर रही हूँ इस प्लान में, इसलिए इसमें क्वेश्चन मेथड चल रहा है। अब इसमें मैंने क्वेश्चन किया, आप अपने देश को सलोना कैसे बनाएंगे, आपके गांव में घूमने के लिए कौन कौन से स्थान हैं, उनमें से आपको कौन सा पसंद है, क्यों पसंद है, क्या तुम कभी पहाड़ देखने गए हो, यदि हाँ तो उसके बारे में 5 बातें लिखो, यदि नहीं तो सोच के लिखो कैसा होता होगा पहाड़, या मेरा देश कविता के बारे में अपने विचार साझा करो। फ्रेंड्स, ये एक्टिविटी ग्रुप एक्टिविटी है। देखिए मैंने लिखा है समूहवार, और इसमें आप हर ग्रुप को 10 से 12 मिनट यानी कि 5-5 मिनट आप दे दीजिए, और उसके बाद उनको चर्चा वर्चा करने के लिए आपको 10 से 12 मिनट इसमें लगेंगे, ठीक है। उसके बाद है ये निष्कर्ष। निष्कर्ष मीन्स कंक्लूजन। उसके बाद आप जो है क्या करने वाले हैं, अब हम बच्चों के लिए शाम पट पर नए शब्दों का अर्थ लिख देंगे, उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे, उन्हें वाक्य लिख कर आने को कहेंगे। साथ ही बच्चों को कविता याद करने का गृह कार्य देकर प्रार्थना सभा में सुनाने के लिए कहेंगे। यानी यहाँ पर एक तरीके से आपको लेसन को सम अप करना होगा, और ब्लैक बोर्ड वर्क भी आपको देना होगा, और ये 6 से 8 मिनट में हो जाना चाहिए। और जो आकलन वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, वो तो हम पूरे में आकलन कर ही रहे हैं, इसलिए मैंने उसको अलग से अभी नहीं लिखा है। अब आता है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी की ज़रूरत मुझे तब पड़ेगी जब मेरा बच्चा इतना करने के बाद भी अगर वो एलओ को अचीव नहीं कर पाता, या कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, 2-4 बच्चे रह जाते हैं नहीं फॉलो अप कर पा रहे हैं, तो हम पार्ट बी करेंगे। इसमें आकलन मैंने लिया हुआ है कि उपरोक्त प्रक्रियाओं के संपादन के पश्चात हमारे द्वारा बच्चों को स्वनिर्मित कार्यपत्रक प्रदान किया जाएगा, जिसमें हम बच्चों का आकलन करेंगे कि क्या वो H104 कोड को प्राप्त कर पाया। अगर करता है तो प्रेरणा सूची में अंकित कर देंगे, और आंशिक उपलब्धि स्तर में फिर से गतिविधि का क्रियान्वयन करेंगे। और उसके लिए फिर ये नेक्स्ट स्टेप मेरा है शिक्षण प्रक्रिया। गतिविधि क्या होगी मेरे पास, ये भी आपको कहाँ से मिलेगी, आधारशिला से मिलेगी। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये गतिविधि दूसरे रूप में हमारे द्वारा आंशिक सफल बच्चों के लिए संपादित की जाएगी। सभी बच्चों को एक बड़े गोल घेरे में बैठाएंगे, उन्हें कक्षा के बाहर मैदान में बैठाएंगे, फिर उनसे आसपास की वस्तुओं को अनुभव करने के लिए आधा मिनट का समय देंगे, और उनसे 5 वस्तु याद करने के लिए कहेंगे। अब एक कागज़ या प्लास्टिक का बॉल लेंगे और उसको एक बच्चे को दे देंगे, फिर हम ताली बजाएंगे, और जब तक बच्चे बॉल पास करेंगे, ताली रुकते ही जिस बच्चे पर बॉल होती है वो किसी भी एक वस्तु पर एक वाक्य बोलता है। इस प्रकार ये गतिविधि आगे बढ़ती है, और इसमें बच्चे खेल समझ अपनी हिचक को दूर करेंगे, और जो तीव्र गति से सीखने वाले बच्चे हैं उनके वाक्यों को सुनकर खुद को वो प्रेरित कर पाएंगे। और इस प्रकार यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि हम स्लो लर्नर्स और जो अच्छे लर्नर्स हैं या एवरेज लर्नर्स हैं उनको हम कैसे एक साथ ऑर्गेनाइज करें। उसके बाद आता है शिक्षक का स्व आकलन, ये आपका आखिरी पॉइंट होगा। इसमें मैंने लिखा है, मुझे विश्वास है कि H104 हेतु प्लान ए एंड बी काफ़ी होगा।
किंतु अगर अभी भी एक दो बच्चे रह जाते हैं तो उनके लिए केवल वर्कशीट का प्रयोग यानी पिक्चर कार्ड बेस्ड वर्कशीट का प्रयोग किया जाएगा। ये मेरा निजी अनुभव है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको अपने बच्चों के लिए लगता है आप कर सकते हैं। और अब ये आप देख पा रहे हैं लर्निंग आउटकम एज 304 मौखिक अभिव्यक्ति, ये वर्कशीट है, ये हमारे एकदम स्लो लर्नर के लिए है। ये एक ही मैंने इसमें बड़ा सा डायग्राम बनाया है और इसमें मैंने क्या लिखा है, चलो बताओ देखो कहो क्या क्या दिखता तुमको, बोलो बोलो गगन में क्या बोलो, तुमको क्या भाता बोलो, अच्छा पतंग बताओ कितने रंग, क्या करती है ये पतंग। अब ये मैंने लिखी है लाइंस, इससे बच्चे को मैं मोटिवेट करना चाह रही हूँ कि वो जानता है कि ये पतंग है लेकिन उसको हिचक है, कहीं वो मौखिक अभिव्यक्ति करने से डरता है, ये सोचता है गलत ना हो जाए। तो मैं उसको इस तरीके से मोटिवेट करने वाली हूँ और आप भी इस तरीके से मोटिवेट करिए, उससे क्वेश्चन करिए कितने रंग है इसमें, आंखें किस रंग की हैं, या तुम्हें क्या दिख रहा है, इस तरीके से आप हम उसको बोलने के लिए एनकरेज करेंगे। उसके बाद वर्कशीट नंबर 2 है, ये पोस्टर रीडिंग एंड स्पीकिंग के लिए है। और आप देख रहे हैं मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जो भी बन पाया है मैंने कोशिश की है। ये देखिए इसमें मैंने AZY और 1 2 3 और काखा ग, ये मैंने एक मतलब मोटो से किया है, यहाँ कुछ और भी लिख सकती थी बट जैसे AZY ये बड़ी नॉर्मल है थर्ड क्लास के बच्चे के लिए, तो इसको देखकर ना उसको थोड़ा सा फ्रैंक महसूस होगा, इसलिए मैंने इसको डाल दिया कि बच्चा नर्वस ना हो जब हम उससे कहें कि इसमें क्या दिख रहा है, या तुम इसे देख के कुछ 5 लाइनें हमें कहो, या कुछ इस पर कुछ भी तुम कर सकते हो, तो वो इन चीज़ों को देखकर थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, उसको लगेगा ये तो सब मेरी जानने वाली चीज़ें हैं, तो उसको बोलने की आदत डेवलप होगी। तो इसलिए मैंने ये ओरल एक्सप्रेशन के लिए, आप इसको इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में सभी में यूटिलाइज कर सकते हो। फिर है थर्ड वर्कशीट हमारी, ये देखिए फिर से एक मैंने फ़िश बनाई है, फ़िश का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि बच्चे थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म करें, है ना। इंग्लिश में आप इसको लेना चाहो तो कह सकते हो टेल हु एम आई, पहचानो कौन हूँ मैं, व्हाट यू नो अबाउट मी, तुम क्या जानो मुझे, मैं जल रानी बड़ी सयानी, इसको आगे आप बोलो कि इसके आगे कुछ तुम मिलाओ, है ना। तो एक एक लाइन आप बच्चों से मिलवा सकते हो तो बच्चे बोलेंगे, एन्जॉय करेंगे इस चीज़ को। और यहाँ पे मैंने इंग्लिश का एक्टिविटी इसमें मर्ज कर दिया है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमारे बेसिक स्कूल्स में टीचर्स अवेलेबिलिटी कम है और टाइम भी हमारे पास कम होगा, इसीलिए स्मार्ट वर्क करिए, एक वर्कशीट का कई तरीके से हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आई लाइक फ़िश मैंने लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पे दिस इज़ बिग फिश, है ना, बच्चों से निकलवाइए, या तो फिर आप इसमें राइमिंग वर्ड्स ऐड करवा दीजिए, ये आपके ऊपर है। तो बस यही था मेरा एफर्ट शिक्षण योजना के साथ। हाँ, आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये मत सोचिएगा कि बहुत लंबा हो गया है, लंबा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लिखते हो तो लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे चलोगे आगे बढ़ोगे तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और बस अब आप जो है इसको देख लीजिएगा और मैं PDF भी बना दूँगी। और कैसा लगा आपको टीचिंग प्लान, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो उसमें तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।